नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे एस्टेट, सीटेट और सीईटी एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो उस पर हम डालते रहते हैं। तो आप ज्वाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी या जल संधि। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1। तो स्थल संधि इसे कहा जाता है जब स्थल की एक संकरी पट्टी दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है तो उसे कहा जाता है स्थल संधि। जैसे पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है। तो जल का एक संकरा भाग जो दो जलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे जल संधि कहा जाता है। और जलीय भाग से घिरे किसी स्थलीय भूभाग को द्वीप कहा जाता है। तो स्थल संधि जो यहाँ पर यह हमारा सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो महाद्वीप कौन सा है जो यहाँ पर आकार में सबसे छोटा है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन 4 है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये आकार में सबसे छोटा है और इसका जो क्षेत्रफल है 76,92,024 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे आकार में क्रम भी एग्ज़ाम में आ जाता है। तो सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। तो इस प्रकार से इनका क्रम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो ये उच्च प्राथमिक यहाँ पर पूछा गया है, जो बड़ी कक्षाएं होती हैं। उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तो इनका सही जो है यहाँ पर बताना है। और सही जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 2 वाला, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है एनसीईआरटी, इसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मूल रूप से इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान को शामिल किया गया है। और उच्च प्राथमिक स्तर विषयों का संबंध मुख्य रूप से अनुसंधान और शोध से जुड़ा हुआ माना गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संबंध मुख्य रूप से राजनीतिक विषयों पर व्यापक चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आगमनात्मक अधिगम। ये दो क्वेश्चन है, एक आगमन है, एक निगमन है। निगमन जो होता है वो बड़ी कक्षाओं के लिए होता है और आगमनात्मक छोटी कक्षाओं के लिए। तो आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का एक विरोधाभासी है? संरचनात्मक, प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक और व्याख्यात्मक। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन 4 रहेगा, व्याख्यात्मक शिक्षण। तो व्याख्यात्मक शिक्षण आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी माना गया है। और आगमनात्मक अधिगम विधि के अंतर्गत विशेष तथ्यों और घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण के द्वारा सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोर्ट से है और इनका सही बताना है अपना। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही जो आंसर वो आपने बताना है। और कोर्ट वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन 4 वाला है, ए सत्य है और बी असत्य है। अब ये कैसे सत्य और असत्य है? आलोचनात्मक सोच धारणाओं में निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है
और बी यहाँ पर असत्य क्यों है कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो इस कारण से यहाँ पर ए को सत्य और बी को गलत जो है माना गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अनुभवजन्य साक्ष्य। अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण है। मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े हैं। आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े हैं या इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हैं। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ये है ऑप्शन 4, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। और अनुभवजन्य साक्ष्य इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी है। अनुभवजन्य साक्ष्य रिकॉर्ड किए गए डेटा के रूप में अवलोकन या प्रयोग के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। और वर्णन, अवलोकन, व्याख्या, प्रतिक्रिया, आलेख, लेख, प्रसिद्ध पत्रिका, पुस्तक आदि जो है अनुभवजन्य साक्ष्य के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या फिर इतिहास। तो भौतिक विशेषताओं के मॉडल, प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है और ये है ऑप्शन 2 वाला भूगोल। तो भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियाँ भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है। और 1960 के दशक में भूगोल अध्ययन के क्षेत्र में अनेक प्रासंगिक परिवर्तन हुए हैं और मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल के अध्ययन क्षेत्रों को अधिक व्यापक बना दिया है। तो ये भूगोल जो यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का एक स्रोत माना गया है। तो समाचार पत्र के माध्यम से मौसम की जानकारी का संग्रह करना प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय या प्राथमिक और तृतीय दोनों है। और ये जो स्रोत है यहाँ पर ये प्राथमिक स्रोत माना गया है। प्राथमिक जो स्रोत है मुख्यतः स्थानीय स्तर पर विद्यमान साधनों पर आधारित होते हैं जिसे स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त किया जाता है। और मौसम का प्रतिरूप स्थानीय ही होता है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र के वातावरण की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो प्राथमिक स्रोत जो है यहाँ पर ये इसमें माना गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की क्षमता में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। विशेष, समावेशी, आधुनिक या अनन्य। तो सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी और वे सीखते हैं समावेशी में। तो ये समावेशी जो होती है इसका मतलब होता है सभी को एक साथ शिक्षा देना। तो समावेशी शिक्षण एक ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्र छात्राओं के मध्य बिना किसी भेदभाव के शिक्षण प्रदान करना समावेशी शिक्षा का परिचायक माना जाता है। तो ये समावेशी जो क्वेश्चन है ये आपको पेडागोजी जो होती है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र उसमें भी जाए देखने को मिलेगा। तो समावेशी जाए इसका अर्थ होता है चाहे उसमें ऊंचा है, नीच जाति का है या फिर कोई अक्षमता वाला है, सभी को साथ लेकर शिक्षा देना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से ये सिद्धांत किन के द्वारा दिया गया है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दौरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो यहाँ पर यह बताना है और ये सिद्धांत जो दिया गया था तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा रहेगा। यहाँ पर ये जो जीन पियाजे जो है इनके द्वारा, और ये एक स्विट्जरलैंड के चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने बाल विकास पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बच्चों का निरीक्षण करने की पियाजे में विलक्षण प्रतिभा थी और उनका मानना था कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन यही अनुक्रम एक समान नहीं होता। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। सभी व्यक्ति का दिमाग जो है सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता सब कुछ अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करे, परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करे या छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। तो कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन 4 छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए जिसके माध्यम से जो है न सिर्फ ज्ञान का विकास होगा बल्कि व्यक्तिगत रूप से सभी छात्रों का कौशल विकास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एक आत्म निर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तरक्की करने का प्रयास करती है उसे कहा जाता है जटिल, बुद्धिमान, अमूर्त या आलोचनात्मक सोच।
और इसे जो यहाँ पर कहा गया है तो ये आलोचनात्मक जो सोच है ये कहा गया है। और आलोचनात्मक जो सोच है ये आत्मनिर्देशित आत्मानुशासित सोच को उत्पन्न करती है, जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से हमें प्राप्त किए गए हैं। तो किससे प्राप्त हुए हैं? ग्रेफाइट, पौधों और खनिज से, स्लेट या पशु अंगों के अवशेषों से। और इसमें जो ये माना गया है तो ऑप्शन 3 जहाँ स्लेट को माना गया है। और जो अजंता गुफा जिनका निर्माण द्वितीय शताब्दी में हुआ था और यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित शिल्पकारी और उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए हैं। गुफा की दीवारें और छतों पर व्यापक चित्रण भी किया गया है और मुख्यतः स्लेट से प्राप्त रंगों से प्राप्त किए गए हैं। यहाँ कुल 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं और इन गुफा में चैत्यकक्ष, मठ, भगवान बुद्ध और विहार को समर्पित है। और बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण का कार्य जातक ग्रंथों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ ये लिखी गई थी पत्थरों, कागज, लकड़ियाँ, ताड़ पत्रों पर। तो उस समय जो है कागज जो इनका आविष्कार नहीं हुआ था तो ताड़ के पत्ते जो होते हैं इन पर इनको लिखा जाता था। और मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि ये जो ताड़ पत्थर जो है इन पर इसको लिखा जाता था, क्योंकि उस समय जो है ये कागज जो है इसका आविष्कार नहीं हुआ था। और ये जो पुरानी पांडुलिपि जो इनको संस्कृत जो भाषा है इसमें लिखा जाता था। और तमिलनाडु से कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, इनमें से अधिकांश पांडुलिपि ये ताड़ पत्थरों पर उपलब्ध हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबा है। तो ये कौन सा माना गया है? मध्य, नव, महा या पूरा पाषाण काल को। और यहाँ पर जो माना गया है ये पूरा पाषाण काल जो इसे माना गया है। और इतिहास में पूरा पाषाण काल का जो समय है ये है 10 लाख से 10,000 वर्ष तक। मध्य पाषाण काल का जो समय है ये रहेगा 10,000 से 7,000 वर्ष पूर्व। नव पाषाण काल की जो अवधि है ये रहेगी 7,000 से ईस्वी पूर्व तक। इसी प्रकार मानव इतिहास का सबसे लंबी अवधि काल वाला काल जो है पूरा पाषाण काल को माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए कथन ए और बी को पढ़े और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी सही कथन आपने बताना है। और इसमें जो यहाँ पर सही आंसर जो है ये ऑप्शन रहेगा 3 वाला। ए और बी दोनों ही सही है कि महेंद्रगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर की सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो ये किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या मिले हैं? हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है यह रहेगा ऑप्शन 2 वाला, गुजरात। तो गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या मिले हैं और गुजरात के बाद हरियाणा में नगरों की संख्या सबसे अधिक प्राप्त हुई है। राजस्थान में भी हड़प्पा सभ्यता के व्यापक स्रोत प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा, जिसे बंदरगाह नगर भी कहा जाता है, ये वर्तमान में गुजरात में है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा बड़ा नियोजित शहर था। अगला क्वेश्चन है पर ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मी में। और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। 4 वेद हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। और ये जो है संस्कृत में लिखा गया सबसे प्राचीन वेद है और 10 मंडल हैं इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर 6ठी शताब्दी से पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो 6ठी शताब्दी से पूर्व में प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु या महावीर। और यहाँ पर एक ऑप्शन 2 बिंबिसार। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में बिंबिसार ने 544 से 592 ईस्वी तक शासन किया था और बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। और इनके द्वारा अंगराज्य पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार स्थापित किया गया था और
इन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया था। तो 6वीं शताब्दी से पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक जो ये बिम्बसार को माना गया है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में एक नहीं है। तो बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? त्रिरत्न। कौन कौन से हैं और कौन सा इनमें नहीं है? तो इसमें एक नहीं है, तो ये तो रहेगा ऑप्शन 2 वाला, अहिंसा। अब कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, संघ और धम्म, ये है इसमें। अहिंसा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सृष्टि के विभिन्न चक्रों में विभाजित हैं और इनमें से एक बुद्ध चक्र भी है, जिसे दूसरा शून्य चक्र है। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी के ऊपर हमारे द्वारा पहले भी वीडियो बनाई गई है और लगभग 150 से 200 करीब उसमें क्वेश्चन है। और अगर आप उस सभी के सभी क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो ये तो वो वाली वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप इन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इन सभी के ऊपर हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई है और उसी में से लगभग 99% क्वेश्चन उनमें से पूछे गए हैं। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव इनमें से किन के द्वारा होता है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के द्वारा। और इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन 3 ये रहेगा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य है। 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और राज्यसभा के 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और मनोनीत सदस्य विशेष क्षेत्र में उपलब्धि हासिल किए हुए होते हैं। और विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जब बन जाता है कि विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक। और इसमें जो रहेगा यह है ऑप्शन 3 वाला, संसदीय और संघीय। भारत के द्वारा संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और इसके अंतर्गत निम्न सदन को लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार के द्वारा किया जाता है। और संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का समान रूप से विभाजन किया जाता है। संघीय प्रणाली के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। तो निम्न सदन आपका लोकसभा और स्थायी सदन हो गया राज्यसभा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होते हैं? 84, 47, 74, 48 और यहाँ पर एक ऑप्शन एक ही है 84। तो वर्तमान में इनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, तो अपने अनुसार आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समानता का अधिकार। तो भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? और यह है समानता का अधिकार। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 17, इसके अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकारों का उल्लंघन होता है और समानता के अधिकारों के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ भेदपूर्ण व्यवहार करना असंवैधानिक है। और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत समानता से संबंधित बातें कही गई हैं और इनके तहत किसी भी स्तर पर भेदभावपूर्ण व्यवहार, चाहे वह अस्पृश्यता संबंधित हो क्यों न हो, वो असंवैधानिक है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो है समानता का अधिकार से लिया गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में एक नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की जाति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार।
तो मौलिक अधिकार में नहीं आता है और ये है ऑप्शन 3 वाला, संपत्ति का अधिकार। तो भारत का जो संविधान है इसके अनुसार संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार में नहीं आता है, बल्कि इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत वैधानिक अधिकार माना गया है। और वर्ष 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से अलग कर वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो मौलिक अधिकार में एक शामिल नहीं है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट रहेगा हमारा यहाँ पर अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है लिंग, जाति, वंश या शारीरिक विकलांगता, और यह है ऑप्शन 2 वाला, जाति। तो जाति जो है किसी विशेष समुदाय या उप समुदाय या विशेष धर्मों का एक समूह होता है, और सामाजिक स्तर पर जातिवाद का मूल जो विस्तार है गुप्त काल में हुआ था, और वैदिक काल में कर्मों के आधार पर ही जाति वर्ग का निर्धारण किया जाता है। समाज में जाति को ही अस्पृश्यता का मूल आधार माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जाति को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो आपको 100% एग्जाम में जो आएगा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? और इसमें जो हमारे यहाँ पर सही आंसर, तो सही आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो राज्य जो होता है, राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है और वही सभी काम करता है, वही सभी की नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। जैसे सेंटर जो होता है उसमें राष्ट्रपति जो ये करता है नियुक्तियाँ, शपथ दिलाता है, तो इसी प्रकार से राज्यपाल करता है। राज्यपाल किसी भी बहुमत प्राप्त दल के नेता को, जिसे सर्वसम्मति से चुना जाता है, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यदि किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित कर सके। तो यहाँ पर नियुक्ति की बात हो रही है, तो ये राज्यपाल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री, भारत का है मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? और ये करते हैं राष्ट्रपति। तो केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का पद प्रसाद पर्यंत पद माना जाता है कि जब तक वे चाहे, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को पद से हटा सकता है या उनकी बदली कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। संवैधानिक रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु इससे पूर्व भी उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक या मंत्रियों की परिषद? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? और इनका चुनाव होता है सांसद के द्वारा। तो संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात सांसदों के द्वारा किया जाता है। तो ये भी यहाँ पर इसमें मेन बात है कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात सांसदों के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु निम्न सदन लोकसभा में उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। और प्रधानमंत्री अपने पद पर तभी तक विराजमान रहता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला नागरिक अर्थात प्रथम नागरिक कहा गया है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है तो ये है ऑप्शन 2 वाला, राष्ट्रपति। तो भारत का जो राष्ट्रपति है इसको भारत का पहला नागरिक एवं उपराष्ट्रपति को दूसरा नागरिक कहा जाता है। वही राज्यों के संदर्भ में राज्य के राज्यपाल को राज्य का पहला नागरिक माना जाता है। तो जैसे
भारत का राष्ट्रपति है उसे पहला नागरिक और उपराष्ट्रपति को दूसरा नागरिक कहा जाता है। वहीं राज्य में तो जैसे भारत का राष्ट्रपति है पहला नागरिक, ऐसे ही राज्य में राज्य का राज्यपाल जो है ये पहला नागरिक है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों संवैधानिक रूप से कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। इन्हें संसद एवं विधानसभा का प्रमुख अंग भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो ये तो शायद यहाँ पर हो गया है, तो ये राज्य की है यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर वर्तमान में लोकसभा 2014 के बाद से कौन से नंबर की है? और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये है ऑप्शन 4 वाला, तो 17वें जो है नंबर की है। अगला क्वेश्चन है पर भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति इनमें से कौन है? प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद या द्रौपदी मुर्मू? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4 वाला। तो द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ पर ये हाल ही में भारत की नई राष्ट्रपति बनी हैं। और भारत के जो अब तक राष्ट्रपति हुए हैं इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हुए हैं। तो सबसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। उसके बाद है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से 13 1967 तक। उसके बाद है यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, 13 मई 67 से 1969 तक। वराहगिर वेंकट गिरी, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। और उसके बाद वराहगिरी वेंकट गिरी, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। फखरुद्दीन अली अहमद, 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। दासप्पा दानप्पा जट्टी, 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ज्ञानी जैल सिंह, 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। उसके बाद रामास्वामी वेंकटरमन, 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1962 तक। शंकर दयाल शर्मा, 25 जुलाई 1962 से 25 जुलाई 1997 तक। कोचरील रमनन नारायण, क्या नारायण के नाम से जिसे जानते थे, तो पूरा नाम है इनका कोचरील रामन नारायण, 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। और उसके बाद है प्रतिभा पाटिल, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। उसके बाद प्रणब मुखर्जी हैं, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। उसके बाद श्री रामनाथ कोविंद, 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक। और द्रौपदी मुर्मू जो ये हाल ही में बनी है, इनका जो समय है ये 25 जुलाई 2022 से और ये आगे तक जब तक भी यह रहेगा। और भी जो यहाँ पर इनके बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के तथा साथ ही राज्य विधायकों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, लेकिन इसके 14 दिन पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को देनी होती है। और संसद के किसी भी सदन के सदस्य मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के रूप में महाभियोग चला सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वे उनके चुनाव में भाग लेते हैं।
तो ये जो यहाँ पर इनके बारे में। और एक जो क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका जो पद है 26 जनवरी 1950 को संविधान में लागू होने के बाद अस्तित्व में आया था, और जिस वजह से यह जो पद है ये संवैधानिक पद है। और राष्ट्रपति का समय ये 5 साल का होता है, और अभी तक जो है 14 राष्ट्रपति इस पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये 19 दिसंबर इनका जन्म जो है ये हुआ था 19 दिसंबर 1934 को। और ये एक भारतीय राजनीतिक और वकील भी हैं जिन्होंने 2007 से 12 तक के 12वें राष्ट्रपति के रूप में अपना जो कार्य ही किया था। और भारत के राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला थी, और दूसरे नंबर की है फिर अब ये यहाँ पर जो है द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। और भारत के जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्य में भी हिस्सा लेते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप सिंह धनखड़ हैं, और 7 अगस्त 2022 को ये चुने गए थे। तो ये जैन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? सरकार के ढांचे, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। और यहाँ पर जो इसमें रहेगा हमारा, तो ये है ऑप्शन 2 वाला, राजनीतिक दलों के नाम। तो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली जो है इसमें राजनीतिक दलों का विशेष महत्व है, परंतु भारत के संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। और भारतीय संविधान में सरकारी ढांचा तंत्र, नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार एवं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो यहाँ पर राज्यसभा है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 हमारा, राष्ट्रपति। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 82 एवं चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 ऐसे व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है जो विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल किया हो। और राष्ट्रपति के द्वारा उस सदन में सदस्यों को नामांकित किए जाने का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ऐसे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष आधारित होता है। नेक्स्ट जगह यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष इनमें से कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालचारी। तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष, ये जितने भी यहाँ पर संविधान सभा, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी के ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है। और अगर आप अपना एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आप जो हमारी पहले वाली जो वीडियो उनको जरूर देखिएगा, और वे वाली आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या फिर ऊपर जा कोने में आई बटन पे मिल जाएगी, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो भारत की संविधान सभा का जो अध्यक्ष है इनमें से कौन है? और ये थे ऑप्शन 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सी राजगोपालचारी माउंटबेटन के बाद भारत के गवर्नर जनरल भी बने हैं। तो ये संविधान सभा का अध्यक्ष रहेगा ऑप्शन 2 वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे बी पट्टाभी सीतारामैया, टी कृष्णामाचारी, सी राजगोपालचारी या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये थे ऑप्शन 3 वाले, सी राजगोपालचारी। तो ये एक ऐसे एकमात्र भारतीय हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन के निधन के बाद इस पद पर विराजमान हुए थे।
और वे इस पद को धारण करने वाले पहले और अंतिम भारतीय थे। गणतंत्र लागू होने के बाद यह पद स्वतः ही समाप्त हो गया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और टी कृष्णमाचारी संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल हुए। तो भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो यहाँ पर श्री राजगोपालाचारी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ये कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1947, 49, 1950 या 15 अगस्त 1947 को। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 हमारा 26 नवंबर 1949। तो अपनाया तो गया था ये 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था इसे 26 जनवरी 1950 को। तो अपनाया गया था 49 में, लागू हुआ था 1950 में। और भारत में पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो कब मनाया गया था पहला स्वाधीनता दिवस? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो ये इनमें से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो रियासतों को एकीकृत करने का काम जो यहाँ पर किया गया था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी और यह थी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्वतंत्रता के समय भारत में जो 565 रियासतें थी जो पूरी तरह से स्वतंत्र थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 1 जो है माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करते हैं? राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में। और जो कार्य करती हैं तो ये है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। समवर्ती सूची जो होती है इसमें शामिल विषयों पर केंद्रीय संसद और राज्य की विधानसभा ये दोनों कानून का निर्माण कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या श्री राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और ये थे यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और संविधान सभा का जो गठन है यह हुआ था 1946 में। बी एन राव पेश किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करने प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। और प्रारूप समिति के सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव एम डी पी खेतान। निधन के बाद टी कृष्णमाचारी ये शामिल थे। तो ये समिति के अध्यक्ष यहाँ पर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और इनके अलावा ये लोग भी यहाँ पर शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? नादिर शाह, अलावर्दी खान, बुरहान उल मुल्क या मुर्शिद कुली खान। और यहाँ पर है ऑप्शन 4 हमारा। तो ये थे मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान का जो उत्तराधिकारी ये थे अलवर्दी खान, जिनके नेतृत्व में बंगाल एक शक्तिशाली राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो ये किन के द्वारा फैसला लिया गया था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड डलहौजी। और ये लिया गया था यहाँ पर ऑप्शन 2 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा।
तो 1857-58 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंश के वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग जो उन्होंने फैसला ये लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर ये किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड रिपन ने। और ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो वर्ष 1848 से 1854 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और इन्होंने घोषित किया था कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। और अवध प्रांत के ब्रिटिश राज्य में विलय के समय वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह थे। तो ये लॉर्ड डलहौजी जो थे इन्होंने घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? बाजीराव प्रथम, द्वितीय, बहादुर शाह जफर या नाना साहिब ने। और ये थे ऑप्शन 4 नाना साहिब। तो कानपुर के शासक नाना साहिब ने स्वयं को पेशवा के रूप में पेश किया था। इन्होंने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और नाना साहिब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए गए पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को पेशवा के रूप में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना। और ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। आपने देखा होगा कि अगर आप बच्चे को कहीं घुमाने ले जाते हैं या कोई अपने आँखों से साक्षात कोई चीज़ देखता है तो वो जो है उसे लंबे समय तक याद रहती है, जो वहाँ पर वो देखता है। तो इसी कारण से अगर किसी को कोई काम सिखाना है तो सबसे पहले वो दिखाना चाहिए, तो इससे जो उसे लंबे समय तक उसके याद रहती है। तो ये औद्योगिक कारखाने की यात्रा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एजुसेट से क्या अभिप्राय है? सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है या रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो एजुसेट जो है इसका जो यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन 3 में रहेगा, एक मानव निर्मित ये भारतीय उपग्रह है। और इस उपग्रह को सितंबर 2004 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इस उपग्रह को इसरो के द्वारा निर्मित किया गया है और इस कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो पंचवाणी और बीजक में कबीर, गुरु नानक, रविदास या मीराबाई। और यह है कबीर। कबीर की रचनाओं ने हिंदी प्रदेश की भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। और बीजक ग्रंथ के 3 प्रमुख भाग हैं, साखी, शब्दी और रामायणी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की ये कृति है? राष्ट्रकूट काल, चालुक्य, गुप्त या गुज्जर प्रतिहार काल की। और यह जो यहाँ पर मानी गई है तो इसमें ऑप्शन 1 रहेगा हमारा, राष्ट्रकूट काल की। यहाँ 34 गुफाएं हैं। एलोरा की जो गुफा है इसका भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। और राष्ट्रकूट काल की कृति है, 34 गुफाएं हैं इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन मंदिर गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो उपनिषद में आस्था कौन सा रखता है? रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, सेवा समाज या ब्रह्म समाज। और यह रखता है ब्रह्म समाज। तो 1 मई 1897 1 मई 1897 को कोलकाता के समीप बेलूर में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित
रामकृष्ण मिशन उपनिषद में आस्था रखता था और यह संगठन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोगी मानता है। आत्मन मोक्षार्थ जगत हिताय है, अर्थात अपने मोक्ष एवं संसार के हित के लिए वाक्य उपनिषद से अंगीकृत है, जो इस संगठन का ध्येय वाक्य है। क्या है? अपने मोक्ष एवं संसार के हित के लिए। अगला क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान या वायु वेग को। और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन 2, ये वायु की दिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो ये रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है मध्य बाह्य बहिर्मंडल या समताप मंडल। सबसे निचली जो परत है जिसमें ये वर्षा होती है, आंधी तूफान आते हैं, बिजली कड़कती है, तो ये सभी के सभी तो होते हैं क्षोभमंडल में। इससे जो ऊपर का जो मंडल है ये है समताप मंडल, जिसमें ये वायुयान चलते हैं, हवाई जहाज। और इससे ऊपर के जो है ये फिर जिसमें रेडियो तरंगे वगैरह जो होती हैं, ये आयन मंडल जो होती है उसमें होती है। और इसमें आयन मंडल जो यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला माना गया है, बाह्य वायुमंडल। और ये जो बाह्य वायुमंडल जो है इसे 2 भागों में बांटा गया है, आयन मंडल और दूसरा आयतन मंडल। तो ये बाह्य मंडल जो इसमें रहेगा। अगर यहाँ पर वायुमंडल ना हो तो फिर वहाँ पर आयन मंडल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, ये पृथ्वी है और इसकी परतों को क्रम में आंतरिक रूप से बाह्यतम परत तक पहचानिए। तो ये इनकी परतें हैं, ये जो आपने बतानी है कि सबसे अंदर की कौन सी है, सबसे बाहर की कौन सी है। तो इस प्रकार से जो आपने यहाँ पर बताना है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन 3 वाला माना गया है। सबसे पहले आंतरिक करोड़, बाहरी करोड़, मेटल और फिर प्रॉपर्टी। आंतरिक करोड़ जो है इसे 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई में माना गया है। बाह्य करोड़ को 2900 से 5150 किलोमीटर की गहराई में, निचली मेटल 700 से 2900 किलोमीटर गहराई में, ऊपरी मेटल 200 से 700 किलोमीटर की गहराई में और तथा ऊपरी क्रस्ट भाग 0 से 30 किलोमीटर गहराई में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दिखा रहा है। तो ये चित्र है, यहाँ पर ये बताना है कि ये क्या दिखा रहा है। चंद्र ग्रहण, वृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा या फिर सूर्य ग्रहण। और ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है लघु ज्वार भाटा। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं। तो समकोणीय स्थिति में होते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वार उत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इस कारण सामान्य ज्वार भाटा से भी नीचे लघु ज्वार भाटा आता है। तो ये चित्र आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो इसे क्या कहा जाता है? बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील या तटबंध। तो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है और मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है तो इसको विसर्प कहा गया है। ये तो विसर्प होगा या फिर मियांडर। ये कोई से भी हो सकता है। ये तो विसर्प होगा या फिर मियांडर जाए दिया गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन भेद उपयोगी है? रेल, सड़क, जल या वायु मार्ग। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 ये वायु मार्ग। तो अधिकांश जो दुर्गम क्षेत्र है इसमें और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने हेतु यातायात का वायु मार्ग साधन अधिक उपयोगी एवं सार्थक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी
जरूरी सामान जो है आप जल्दी पहुंचा सकते हैं, चाहे नीचे बाढ़ वगैरह कुछ भी हो। नेक्स्ट है यहाँ पर भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? जैव जनसांख्यिकी, मानव भूगोल या नगरीय भूगोल। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 2 ये जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अभिकथन है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है और अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पर जो आपने सही बताना है इसमें, और सही वाला जो है यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला। तो यहाँ पर 1 वाला सही माना गया है। कोर्ट का क्वेश्चन है, ए और दोनों सत्य है, आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। ये दोनों तो यहाँ पर सही है, लेकिन आर जो है एक के बारे में सही बात नहीं कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला या ईंधन। और यह है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? वीटी, हॉर्टी, पीसी या सेरीकल्चर। और इसे कहा जाता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर आ जाए या फिर मत्स्य पालन। और ये वीटी कल्चर जो इसका संबंध माना गया है अंगूरों से, अंगूर की खेती करना। हॉर्टिकल्चर होता है ये फल सब्जियां उगाना। और सेरीकल्चर होता है रेशम के कीट पालना। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर एस्टेट, सीटेट और सीट एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।